दोस्तों, जिस नस्ल को हमेशा कमजोर और नाकारा कहा गया, जिसके बारे में कहा गया कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, वही नस्ल जनरेशन जी आज नेपाल की सियासत का नक्शा बदल चुकी है। वजीर आजम केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी, सरकारी इमारतों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। वजीर खजाना अवाम के हाथों सड़कों पर जूते खाता रहा और साबिक वजीर आजम की अहलिया अपनी जान गिनवा बैठी जब उनका घर जला दिया गया। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये कहानी कई बरसों के जख्मों, बढ़ती हुई बेरोजगारी और सियासतदानों की अय्याशियों से भरी पड़ी है। नौजवानों की गूंज। 8 सितंबर 2025 को पटमंडो की सड़कों पर हजारों नौजवान निकल आए, कुछ स्कूल की वर्दी में, कुछ कॉलेज की वर्दी में, लेकिन सबके दिलों में एक ही जज्बा था। वो एक पुरअमन मार्च के लिए आए थे। हामी नेपाल नामी एक एनजीओ ने इन्हें इकट्ठा किया था। माइती घर मंडला से निकलकर ये काफिला पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पुरअमन काफिले को हुकूमत बर्दाश्त न कर सकी। पुलिस ने पानी की तोपें चलाई, आंखों को जलाने वाली गैस फेंकी, रबड़ की गोलियों से हमला किया और जब लोग नहीं रुके तो असली गोलियों की बारिश कर दी। 19 जानें एक पल में खत्म हो गईं। 400 जख्मी जमीन पर तड़पते रहे, हत्ता कि 12 साला बच्चा भी गोली का निशाना बन गया। ये खबर बिजली की तरह पूरे मुल्क में फैली और जो एहतजाज एक शहर में था, वो पूरे नेपाल में आग की तरह भड़क उठा। असल कहानी कहां से शुरू हुई? हुकूमत ने दावा किया था कि सोशल मीडिया पर पाबंदी सिर्फ नफरत अंगेजी और झूठ रोकने के लिए है, लेकिन अवाम जानते थे कि ये पाबंदी उनकी आवाज दबाने के लिए है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब पर ताले लग गए। सिर्फ एक ऐप बची, टिकटॉक, लेकिन असल तूफान की बुनियाद कुछ और थी। करप्शन, अकरबा परवरी और बढ़ती हुई बेरोजगारी। याद रखिए, 2024 में नौजवानों की बेरोजगारी की शरह 21% के करीब थी, यानी हर 5वां नौजवान नौकरी से महरूम। नौकरी न मिलने के बायस हजारों नौजवान रूस यूक्रेन जंग में मजदूर सिपाही बन गए। चंद $1000 के लालच में जिंदगी दांव पर लगा दी। और दूसरी तरफ सियासतदानों के बेटे बेटियां महंगी गाड़ियां और डिजाइनर कपड़े सोशल मीडिया पर दिखा रहे थे। ये मंजर अवाम के दिलों को चीरने के लिए काफी था। नीपो किड्स और नीपो बेबी हैशटैग ट्रेंड करने लगे। एहतजाज में एक पोस्टर पर लिखा था, सियासतदानों के बच्चे गुची बैग लाते हैं और आम अवाम के बच्चे ताबूत में आते हैं। सियासत का गंदा खेल। 2008 में बादशाहत के खात्मे के बाद नेपाल जमहूरी मुल्क तो बना, लेकिन सियासतदानों ने जमहूरियत को तमाशा बना दिया। गुज़श्ता 17 बरस में 13 बार हुकूमत बदली, हर बार वही पुराने चेहरे। केपी ओली, पुष्प कमल दहाल, शेर बहादुर दियोबा। करप्शन के केस हर एक पर। कोई जहाज खरीदने में कमीशन खाता, कोई जाली पासपोर्ट बनाकर शहरियों को अमेरिका भेजता, कोई सरकारी जमीन को अपनी जायदाद बना लेता। लेकिन कानून कहता है कि पॉलिसी फैसले पर कोई तहकीकात नहीं हो सकती, यूं सब महफूज। बेले अवाम का फैसला, पाबंदी, करप्शन, बेरोजगारी ने मिलकर नेपाली नौजवानों को एक आतिशफिशा बना दिया। सयाहत तबाह हुई। मुल्क के 7 मिलियन से जायद बैरूने मुल्क मुकीम शहरी अपने घरों से राब्ता नहीं कर पा रहे थे। जब अवाम सड़कों पर निकले तो हुकूमत ने गोलियां चलाईं, लेकिन अब वक्त निकल चुका था। वजीर दाखिला ने इस्तीफा दिया, सोशल मीडिया पर पाबंदी हटी, लेकिन एहतजाज खत्म न हुए। वजीर आजम की रिहाइशगाह जल गई, सदर की इमारत जल गई, ऑपोजिशन लीडर का घर भी राख बन गया। फौज को हेलीकॉप्टर भेजकर वजीरों को निकालना पड़ा और आखिरकार 9 सितंबर की दोपहर 2 बजे केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। बेहद बजा हुए। दोस्तों, नेपाल आज एक खुला सबक है। अगर अवाम की आवाज दबाई जाए, अगर करप्शन और अय्याशी को कानून बनाया जाए, तो एक दिन अवाम उठ खड़े होते हैं। लोग अब फिर बादशाहत की बात कर रहे हैं, लेकिन हल ये नहीं। असल हल ये है कि जमहूरियत को साफ और शफाफ बनाया जाए।
کیونکہ جب عوام متحد ہو جائے تو کسی بھی آمرانہ حکومت کا خاتمہ یقینی ہے۔